नमस्कार, शाम के 5 बजे को है महादंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। इस वक्त मुंबई में मेरी मौजूदगी है और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह है, अजित पवार की पत्नी ही बनेंगी डिप्टी सीएम। अजित पवार के निधन के बाद यह बड़ा फैसला एनसीपी की ओर से लिया गया है और यह बिल्कुल साफ हो चुका है। अजित पवार की पत्नी और मौजूदा राज्यसभा की सांसद सुनेत्रा पवार ही डिप्टी सीएम यानी कि महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनेंगी। लगातार ये सवाल पूछे जा रहे थे कि हवाई हादसे में अजित पवार की मौत के बाद महाराष्ट्र में एनसीपी की कमान कौन संभालेगा, कौन बनेगा डिप्टी सीएम, अजित पवार की जगह कौन लेगा। और अब ये बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गया है, सुनेत्रा पवार ही बनेंगी डिप्टी सीएम। ये पूरी तरह से स्थिति साफ हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले, अजित पवार के पत्नी का डिप्टी सीएम बनना तय हो चुका है। कल एनसीपी के नेता बारामती आएंगे। सूत्र जो बड़ी जानकारी इस वक्त हम तक पहुंचा रहे हैं, सुनेत्रा पवार से चर्चा के बाद विधायकों की बैठक संभव है। जो जानकारी सामने आ रही है, सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, यानी कि ये लगभग तय हो चुका है। सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। विधायकों की सहमति का पत्र सीएम को भेजा जाएगा, राज्यपाल को भी भेजा जाएगा सहमति का प्रस्ताव। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सुनेत्रा पवार शपथ लेंगी। ये पूरी तरह से तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले, आप तिरंगा जो हाथ में लेकर बैठी हुई हैं वही सुनेत्रा पवार हैं जिनकी तस्वीरें आपने देखी। और आपको बताते चले कि कल एनसीपी के नेता बारामती आएंगे। ये बड़ी जानकारी खबर निकलकर सामने आ रही है। विधायकों की बैठक में दल नेता के चयन और सुनेत्रा पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके बाद विधायकों की सहमति का पत्र मुख्यमंत्री को दिया जाएगा और यह प्रस्ताव राज्यपाल को भी भेजा जाएगा। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। वैभव परब इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। वैभव, पहले से ही माना जा रहा था कि अजित परिवार के किसी सदस्य को ही ये जिम्मेदारी दी जाएगी और अब सुनेत्रा पवार का नाम सामने आ चुका है कि वही बनेंगी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री। क्या पूरी प्रक्रिया होगी उनके नाम पर मुहर की, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, कल अंत्यविधि होने के बाद ही नेताओं का एक ही आवाज थी, एक ही स्वर था कि सुनेत्रा पवार ही अब अजित पवार की कमान है वो संभालेगी। उसको लेकर अब जो सिचुएशन है वो बहुत आगे चली गई है। एनसीपी के सभी नेता है देवेंद्र जी को मिले, मुख्यमंत्री को, फिर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये आपके पार्टी का डिसीजन होगा, आप जो नाम देंगे उस पर हमारी सहमति होगी। उस प्रकार का उनका संवाद हुआ है। अब देखिए, प्रक्रिया यही रहेगी कि सुनेत्रा पवार जी को मिलने के लिए सभी एनसीपी के नेता आएंगे, उनको मनाएंगे। देखिए, ये सिचुएशन है ना, ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है सुनेत्रा पवार जी के लिए, क्योंकि उन्होंने अपना एक साथीदार खोया है, अपना एक पति खोया है और इन सब नेताओं ने अपना एक पार्टी का प्रमुख खोया है। तो सुनेत्रा पवार के लिए बड़ा डिसीजन होगा, बड़ी डिफिकल्टी होगी। तो उनकी मनधरनी करने के लिए ये सब नेता है मुंबई से कल बारामती आएंगे और उनको बताएंगे कि आपको ही ये कमान संभालनी होगी, तो ही आगे पार्टी चलेगी और ये डिप्टी सीएम पद है वो भी पार्टी के पास यानी पवार फैमिली के पास ही रहेगा। तो ये उनके मनाने के बाद है, फिर सभी विधायकों की दलों की बैठक बुलाई जाएगी। फिर सुनेत्रा पवार को नेता करके भी चुना जाएगा, क्योंकि जब सेशन होता है आने वाले दिनों में, अब बजट सत्र होने वाला है महाराष्ट्र में, तो उस प्रकार की जो प्रक्रिया है ना, तो पहली प्रक्रिया पार करेंगे। फिर उसके बाद है फिर एनसीपी पार्टी की विधायकों की स्वाक्षरी लेके ये जो पत्र है वो मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी को दिया जाएगा। फिर उसके बाद ये हाली आने वाले हफ्ते में सोमवार मंगलवार को भी ये शपथ विधि हो सकता है। किसी भी और नेता के नाम पर शायद जो 40 विधायक हैं वो आपसी सहमति नहीं बना पाए, क्योंकि वो अजित पवार की कुर्सी है जो उनके आकस्मिक निधन के बाद खाली हुई है और उस पर पार्टी का कोई भी दूसरा विधायक या नेता अगर बैठेगा तो शायद पार्टी के बाकी नेता उससे सहज नहीं होंगे। और अगर सुनेत्रा पवार को यह जिम्मेदारी दी जाती है, जैसा कि आपने खबर ब्रेक की है, तो एक सिंपैथी फैक्टर भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो उनकी पत्नी है। उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी 2024 में बारामती में लड़ा था। हालांकि सुप्रिया सुले के सामने उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उनको राज्यसभा भेजा गया था। यानी कि राजनीति में उन्होंने भी एक अपनी ठीक ठाक पारी खेल ली है, राजनीति का अनुभव भी है। क्या शायद यही वजह है कि सुनेत्रा पवार के नाम को लेकर ही एक तरह की आम सहमति देखी जा रही है और अब सिर्फ औपचारिक मुहर का इंतजार है? वैभव,
बिल्कुल, देखिए अजित पवार की जिस प्रकार की स्ट्रैटेजी रही है ना राजनीति की, वो सबसे करीब किसने देखी है, तो सुनेत्रा पवार ने देखी है। अजित पवार के जितने कार्यकर्ता है, नेता है, जितने भी विधायक है, उन सबका परिचय सुनेत्रा पवार जी को है। और अजित पवार की जिस प्रकार की राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टीचे पण सुनेत्रा पवार हवेत असे मत आहे का, मतप्रवाह आहे का? मी तुम्हाला काय सांगितलं, आज सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय आहे जी ताबडतोब आम्हाला करायला पाहिजे, कारण सरकारी पक्षात उपमुख्यमंत्री पद बसायचं आहे, लोक चालवायचं आहे, सरकार चालवायचं आहे, त्याच्यामध्ये भाग घ्यायचा आहे. पक्ष जे आहेत, पक्षाचा नेता म्हणून आपल्याला ते अगोदर सगळ्यात त्याला प्रायोरिटी देण्यात येत साहेब, आहे. याच विषयासाठी तुम्ही राज्याचे मुख्यमंत्र्यांची भेट यासाठी घेतली होती. छगन भुजबल को आप सुन रहे थे, एनसीपी के नेता, उनकी ओर से मराठी में अपनी बातें यहां पर रखी गई हैं। वैभव परब उसका हिंदी अनुवाद करेंगे। वैभव, क्या कहा है छगन भुजबल ने? भुजबल जी ने यही कहा है कि हमने एक हमारे पार्टी का प्रमुख और महाराष्ट्र सरकार का डिप्टी सीएम गंवाया है, तो हमारे लिए प्राथमिकता यही रहेगी कि हमारे पार्टी का प्रमुख कौन होगा, इसको लेकर हमारी सहमति बनेगी और उसके बाद डिप्टी सीएम पद के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि ये बात अब इस विषय पर चर्चा करने का ये समय नहीं है, हम दुखद घटना से जा रहे हैं। तो मैं आपको यही बता रहा था कि सुनेत्रा पवार का ही नाम आगे क्यों आ रहा है, कि विधायक भी सुनेत्रा पवार के नाम पर क्यों सहमति दर्शा रहे हैं। जो है, जैसे कि कोई शख्स अगर चल बसता है तो कई बार 3 दिन का जो है दुख मनाते हैं, कई बार 10 दिन, तब तक लोग बाहर नहीं आते। या ऐसा मुझे पता नहीं है, पर कुछ बात ऐसे कुछ चली है और खुद जो है तटकरे और प्रफुल्ल भाई उसमें ध्यान दे रहे हैं। ओके सर, मगर बहुत करके घंटे 2 घंटे में जो है निर्णय आ जाएगा। छगन भुजबल को आपने सुन लिया। आपको बताते चले, जो जानकारी सामने आई थी, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे ने सुनेत्रा से मुलाकात की थी। फिलहाल सुनेत्रा राज्यसभा की सांसद हैं और खबर यह भी आ रही है कि अजित पवार की बारामती सीट से चुनाव लड़ने के लिए भी पार्टी के तमाम सदस्यों की ओर से उनसे कहा जाएगा। 66 साल के अजित पवार, जिनका बुधवार को बारामती एयरपोर्ट पर प्लेन क्रैश कर गया था, उनका निधन हो गया था। छगन भुजबल क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से आपको सुनाते हैं। छगन भुजबल की ओर से जानकारी दी गई है। चर्चा लगातार जारी है। इन सबके बीच जो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आई है, सुनेत्रा पवार ही डिप्टी सीएम होंगी। उनको मनाने की कोशिश भी की जा रही है और आपको बताते चले, तमाम नेताओं ने मुलाकात की है। खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। जैसे ही पूरी तरह से बैठक के बाद औपचारिक मोहर लगेगी, सबसे पहले एबीपी न्यूज ये खबर आप तक पहुंचाएगा। और अब महादंगल में आज की डिबेट का रुख करेंगे और महादंगल की शुरुआत इस सवाल के साथ कि क्या इस देश के मुसलमानों को सियासी डोरमैट समझ लिया गया है कि जो भी आए पैर रगड़ कर आगे चला जाए। आखिर चुनाव आते ही मुसलमानों को आगे कर बंटवारे की राजनीति क्यों शुरू हो जाती है? और इस बार इस राजनीति के रंग असम में दिखने शुरू हो गए हैं। इस साल असम में अप्रैल मई तक चुनाव होने हैं। राज्य में चुनावी माहौल अभी से बनने लगा है और इन सब के बीच मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की ओर से बड़ा दावा किया गया है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर में 4 से 5 लाख मियां वोटर के नाम हटेंगे। ये लोग असम की जगह बांग्लादेश में ही जाकर वोट दें, क्योंकि मियां अब दुलिया जान तक पहुंच गए हैं। इसीलिए खुले तौर पर मैं कह रहा हूं कि उन्हें परेशान करो, आप लोग इस समुदाय पर दबाव बनाओ। और साथ ही वो जोड़ते हैं कि रिक्शे का किराया 5 रुपए है तो मियां लोगों को सिर्फ 4 ही रुपए दो। ये जब परेशान होंगे तभी तो ये असम छोड़कर जाएंगे। अब जरा सोचिए कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जो कि अपनी शपथ में कहता है, मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बगैर सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। क्या हेमंता बिस्वा शर्मा ने अपने इन शपथ से इन शब्दों को हटा दिया था,
या असम में असमिया के लिए अलग कानून है और मियां लोगों के लिए अलग विधान? असम में मियां उन लोगों को कहते हैं जो मूलतः पूर्वी बंगाल यानी मौजूदा बांग्लादेश से पलायन करके वहां पर आए। हेमंता विश्व शर्मा का दावा है कि उनमें से काफी लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, घुसपैठिए हैं। तो फिर एसआईआर किस लिए है, एनआरसी किस लिए? हटा दीजिए वोटर लिस्ट से उनके नाम। फिर ये धमकी क्यों कि मियां को परेशान करो, जो खुद मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उन्हें इतना परेशान करो कि देश राज्य छोड़कर वो चले जाएं। वैसे ये सवाल सिर्फ असम के मुसलमानों का नहीं, देश के हर मुसलमानों का है और हर हिंदू का भी है, क्योंकि ऐसे सोच, ऐसे बयान क्या हमारी गंगा जमुनी तहजीब पर खतरा नहीं है? इसीलिए महादंगल में यह सवाल उठाना जरूरी है, क्या मियां के नाम पर मुसलमानों को भड़काने का प्लान बनाया जा रहा है? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ वोट के नाम पर ही रह गया है, उसकी सही सुध लेने वाला कोई बाकी नहीं रह गया? और सबसे बड़ा सवाल यह, क्या वोट के लिए मुसलमानों के भीतर भी बंटवारा किया जा रहा है, या फिर मियां लोगों को लेकर यानी कि बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर हेमंता विश्व शर्मा जो दावा कर रहे हैं, क्योंकि जो असम के संसाधन है लगातार उन पर क्या घुसपैठियों का कब्जा होता हुआ चला जा रहा है, जो असम के लिए, असमिया लोगों के लिए बड़ा खतरा है। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन इस पूरे मामले में जुबानी आरोप प्रत्यारोप किस तरह से तेज हो गए हैं, सबसे पहले वो बयान सुनाते हैं। आज का हिस्ट्री में पूरा कांग्रेस ही बटन पर फूकन है, जो लोग मियाँ लोगों को बुला के यहाँ बैठा लिया। हम लोग को फाइट करना पड़ेगा, हम लोग फाइट करते रहे। विश्व शर्मा साहब, आप अपने ये वापस दीजिए, नहीं तो इस मर्तबा आसाम के मियाँ लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किसी से घबराते नहीं है, लेकिन बोलो मियाँ के बददुआ से करो। कांग्रेस पार्टी ने असम को घुसपैठ कर अपनी वोट बैंक की राजनीति से सत्ता प्राप्त करने का घुसपैठिए के माध्यम से हथियार बना। मुसलमान इस देश में सॉफ्ट टारगेट है। आज असम के लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हैं। अगर हेमंता बिस्वा की लीडरशिप में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। हेमंता बिस्वा आखिरी बार मुख्यमंत्री, जेल जाने के लिए तैयार है। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोयम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो आपने देख लिया है, लेकिन इन सब के बीच सच कौन बोल रहा है और कौन सिर्फ खालिस राजनीति कर रहा है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीज खान जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ वारिस पठान जी, प्रवक्ता AIMIM की जुड़ चुके हैं। अमितोष पारिक जी, आप प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित अग्रवाल जी, प्रवक्ता RLD के जुड़ चुके हैं। महिमा सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ चुकी हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा जी, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए, ये कौन सी भाषा होती है मियाँ मियाँ बोलना, कि मियाँ लोग घुसपैठिए, मियाँ लोग बर्बाद कर रहे हैं असम को, मियाँ लोग पूरा हथियार लेना चाहते हैं। भाई, आपके इतने लंबे समय से सरकार है, मियाँ लोग इतने ज्यादा प्रभावी कैसे हो गए? और ये हिंदू मुसलमान की राजनीति के बगैर क्या के शर्मा जी बीजेपी की दाल नहीं गलती है? नहीं चित्रा जी, मियाँ शब्द कब से गाली हो गया? यदि मियाँ शब्द गाली है तो बड़े बड़े साहित्यकारों को तो आपको जेल में डलवा देना चाहिए। आपको पता है, जो साहित्य में जुम्मन मियाँ आते हैं, जुम्मन मियाँ, ये हेमंत विश्व शर्मा ने बोला है। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, ये कहावत है, ये हेमंत विश्व शर्मा ने बनाया है। मुझे समझ नहीं आता कि किस तरह से लोग जो है, कांग्रेस इतना राजनीतिक दिवालिया हो गई है कि उसको मियाँ शब्द गाली लगने लगा है। आपने प्रेमचंद जी का साहित्य पढ़ा है? जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको पढ़ना चाहिए। मुझे नहीं समझ आया कि मियाँ शब्द कब से गाली हो गई है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है, और मियाँ क्या हालचाल है, जैसे पूछा जाता है और पंडित जी क्या हालचाल हैं। ये बोलचाल की भाषा है चित्रा जी। और मियाँ कैसे हो,
लेकिन कांग्रेस इसको इतने, क्योंकि आसाम में कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं बचे तो वो मियां शब्द को गाली बताने लगे, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये साहित्यकारों को इनकी पुस्तकें बंद बैन कर देनी चाहिए। मुझे तो हंसी आती है ऐसी बातों पर। और क्या गलत कह दिया उन्होंने? क्या यह देश धर्मशाला है? यहां पर जो है कोई भी आए, कोई भी बस जाए और कोई उसको जो है घुसपैठिया तक ना बोले, उनको रोहिंग्या तक ना बोले, अवैध बांग्लादेशी ना बोले। और चित्रा जी, आपने एक शब्द और कहा, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं आपको एक विषय बताना चाहता हूं। ये बांग्लादेशी का मुद्दा है, पिछले 11 साल का मुद्दा नहीं है। बांग्लादेशी का मुद्दा 1951 का मुद्दा है। असम एकॉर्ड राजीव गांधी ने साइन किया था 1985। और क्या किया उसके अंतर्गत? 1951 से लेके 1971 तक जितने घुसपैठिए थे सबको नागरिकता दी थी। और असम एकॉर्ड जो उसने साइन किया राजीव गांधी ने, उसको चैलेंज किया सर्बानंद सोनोवाल जी ने कोर्ट में, और कोर्ट से सर्बानंद सोनोवाल जीते। उस एकॉर्ड में क्या था? वो आईएमडीटी एक्ट क्या था? आईएमडीटी एक्ट में यह था कि आपको साबित नहीं करना कि मैं भारतीय हूं, जो दूसरे को बांग्लादेशी बोले उसको साबित करना है कि यह विदेशी है। यह एक्ट बनाया था कांग्रेस ने, जिसको कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए जो है खारिज किया है। तो ये जो आप असम के अंदर जो आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी जनसंख्या, जहां पर कभी वहां की जनसंख्या जो है 80 लाख होती थी, वो बढ़ के 3 करोड़ हो गई। आप बराक घाटी, सिलचर का बेल्ट नीचे उतर के देखिए, आपको पता लगेगा किस ढंग से वहां मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। 68 पॉइंट जो है वहां पहले असमियों की आबादी बढ़ रही है और इतनी दिक्कत है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना के शर्मा जी, सरकार तो आप ही की थी और आपने कहा मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, तो वो सही फ्रेज ये है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। और मियाँ को लेकर इतने प्यारे प्यारे जो बोल आपने बोले हैं, हेमंता विश्व शर्मा किस अंदाज में वो टारगेट कर रही है बताने की जरूरत नहीं। ये शुद्ध ध्रुवीकरण की सियासत है। मियाँ लोगों से प्यार है क्या बीजेपी को के शर्मा जी? और मियाँ जब आप बोलते हैं तो सारे मुसलमान क्या उस कैटेगरी में लाने की कोशिश नहीं की जाती है? जिस तरह का बयान असम के मुख्यमंत्री की ओर से लगातार मुसलमानों को लेकर दिया जा रहा है, घुसपैठिए आए कैसे? और मैं इस बात को लेकर सहमत थी कि अभी आप नेहरू जी के कार्यकाल में जरूर जाएंगे, बिना उसके तो आपकी बात पूरी ही नहीं होगी कि नेहरू जी के समय ही ये बांग्लादेश का मुद्दा आया और उसके बाद असम में इस तरह से बढ़ते हुए लोग चले गए और उनको स्वभावतः नागरिकता मिलती चली गई। अगर इतना सब कुछ था, इसीलिए तो कांग्रेस को हटाया ना देश की जनता ने। नहीं। राज्य में भी प्रदेश की जनता ने इसीलिए हटाया कि बीजेपी आएगी तो कुछ काम करेगी। अब चुनाव आ गए हैं तो तीसरी बार हेमंता विश्व शर्मा, इसके पहले भी बीजेपी की सरकार थी, फिर हेमंता बने, अब तीसरी बार बीजेपी जब हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, तो फिर आपको लग रहा है कि नहीं घुसपैठिए सारा खेल बिगाड़ न दें। एसआईआर के नाम पर अब अलग तरह की सियासत शुरू हो गई के शर्मा जी। इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं वहां पर, जब संविधान की शपथ कोई भी मुख्यमंत्री लेते हैं तो बोलने भी देंगे, आप ही बोलेंगे कि मैं ऐसी किसी भी भाषा का इस्तेमाल नहीं करूं जिससे एक वर्ग, मैं बोलने दूंगी के शर्मा जी, बोलने के लिए ही बुलाए हैं, लेकिन इस तरह की भाषा नहीं हो जिससे दूसरा वर्ग आहत हो। अपनी बातें खत्म करेंगे, इतने प्रश्न उठा रहे हैं तो जवाब मियां लोगों से प्यार है क्या भारतीय जनता पार्टी को? आप आहत हो? हाँ, बोलिए साहब, बोलिए। आहत हो सकती हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं। मैंने आपको कब का आंकड़ा सुनाया? जनसंख्या कब हुई थी, जनगणना कब हुई थी? 2011। मैंने आपको 2011 का जनगणना सुनाया आखिरी बार, फिर 2011 में जनगणना हुई थी। जातिगत जनगणना तो 1931 में हुई थी। अरे चित्रा जी, बात तो पूरी करने दीजिए आप। अब मैं बात जो कह रहा हूं, मैंने आपको जो आंकड़ा सुनाया कि 1911 में जो जनगणना हुई उसके में 60%, लगभग 61% जो है असमिया भाषाई थी। मैंने जो आपको आंकड़े बताया कि 80 से 3 करोड़ हो गए 2011 तक। ये स्थिति, अभी तो जनगणना हुई नहीं है तो जनगणना का अभी तो आंकड़ा आएगा नहीं। मैंने उसके, और ये पीरियड किसका पीरियड है? ये पीरियड किसका पीरियड है चित्रा जी? मैं यही तो आपको कहना चाह रहा हूं। आप बिल्कुल नेहरू जी से इतिहास चालू होता है, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ तब नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे और इसके बाद इंदिरा जी भी आई, और जब राजीव गांधी ने एकॉर्ड साइन किया तो वो भी राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी ही थी।
फिर 15-20 साल ये शासन में रहे हैं, तो ये सारी चीजें इनके समय की हुई है ना। और आप हमसे जो कह रही हैं, हमने क्या किया? हमने खाली कराया 1.29 लाख बीघा भूमि, एक कांचीरंगा उद्यान की भूमि है, इसमें अवैध कब्जा था, इसको हमने खाली कराया 1.29 बीघा। ठीक है, हमने 5 एकड़ साइन किए वहां पर। हाँ, और मैं 5 एकड़ है, अभी मैं बता देता हूं का भी आपको। जो आंकड़ा होगा कि कितने समझौता, घुसपैठियों कारबी को समझौता, आपने बांग्लादेश वापस आदिवासी भेज दिया है, उसका भी आंकड़ा रखेंगे। जल्दी जल्दी करके बाकी लोगों की भी मैं टिप्पणी ले लेती हूं, क्योंकि इस पर राजनीति बहुत अलग दिशा में इस समय आगे की ओर बढ़ रही है। मैं सीधे कांग्रेस पार्टी का महिमा सिंह जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का दिया हुआ बोझ है ना, भारतीय जनता पार्टी काट ही रही है। और ये सही बात है कि असम में अगर जनसांख्यिकीय बदलाव इस तरह का हो रहा है तो वो खतरा क्यों नहीं है असम के लोगों के लिए? और मूलतः अगर असम के लोगों के मुद्दे को मुख्यमंत्री उठा रहे हैं तो उसको हिंदू मुसलमान का रंग क्यों दे रही है कांग्रेस पार्टी? महिमा सिंह जी, आपको तो बीजेपी का साथ देना चाहिए इस मुद्दे पर। जय हिंद चित्रा जी। सबसे पहले तो अकबर इलाहाबादी के शब्दों में ये कह दूं कि मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अक्ल मुझ में थी ही नहीं, थोड़ी सी सीमित सी अक्ल है, उसके साथ जो आंकड़े हैं और जो तथ्य हैं वो बता देती हूँ। आपने सवाल पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी असम के मुसलमानों की बात उठा रही है तो हम उनका साथ क्यों नहीं दे रहे? भाई, असम के मुसलमानों की बात क्या ऐसे उठाई जाती है कि उन्हें वोट देना है तो बांग्लादेश जाकर के वोट दें? असम के मुसलमानों की बात क्या ऐसे उठाई जाती है कि अगर उन्हें 5 रुपया देना हो तो 5 की जगह 4 रुपया दें? ये पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं कहां से बयान सुन के आए हैं, क्योंकि हमारे जो सवाल है सीधे हैं। चाहे आज पवन खेड़ा जी का बयान हो जिसमें उन्होंने सीधे सीधे जो 1.5 लाख एकड़ भूमि है उसकी बात की हो, या वो चाहे हमारे तमाम नेताओं की बयान हो। गौरव गोगोई रोज वहां धरातल पर काम कर रहे हैं, लोगों के मुद्दों पर, चाय बागान के कर्मियों के मुद्दों पर। आज हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री भी हैं, एक राज्य के मुखिया होते हुए एक संवैधानिक पद का दुरुपयोग करते हुए जो बातें कर रहे हैं चित्रा जी, सबसे पहले तो 153A आईपीसी पुरानी और भारतीय न्याय संहिता के 196 धारा के तहत उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए सांप्रदायिकता बढ़ाने का, जो पहले हुआ करते थे, कभी अभी 11 साल से नहीं होते। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत 123(3)A और 125 के तहत उन पर मुकदमा किया जाना चाहिए। ये तो रही कानून की बात। अब दूसरी बात ये है कि ये अपना रिपोर्ट कार्ड इस तरह से पेश कर रहे हैं 11 साल पहले। मना किसने किया है? कांग्रेस पार्टी करवा दे। वो तो गौरव गोगोई के ऊपर ही जिस तरह के हमले कर रहे हैं, सीधे पाकिस्तान से उनका रिश्ता जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मैं गलत हूं तो मेरे ऊपर FIR दर्ज करवा दी जाए। वो तो सीधा चैलेंज कर रहे हैं गौरव गोगोई को। आपने उनका जिक्र किया महिमा सिंह जी। अब आप सुनिए, अब आप सुनिए। देखिए 2014 का हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सुनिएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा आज कांग्रेस के डर में नहीं बोल रहे, सर्बानंद सोनोवाल के डर में बोल रहे हैं। पहली बात तो मैं ये बता दूं। और उनका बयान 2014 का सुनिए, जो अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदारी 2014 का बयान जो था ना कि बांग्लादेशियों का बिस्तरा बोरिया बंद करके उनको बांग्लादेश वापस भेजेंगे, और उसके बाद SIR तो वहां हो नहीं रहा, SR हो रहा है, NRC करवाया गया जिसमें तकनीकी खराबियों के कारण उसे रोक दिया गया है या उसके आंकड़े जारी नहीं किए गए। NRC के तहत 19 लाख बांग्लादेशी पाए गए, जिसमें से बांग्लादेशी हिंदू 12 लाख पाए गए। और आज 11 साल की सत्ता के बाद क्या बोल रहे हैं? वो जो जवाबदारी है जनता के ऊपर ट्रांसफर कर रहे हैं। जनता को बोल रहे हैं कि आप लोगों ने इनको वापस भेजना है। 2014 में ये दावा करके आए थे ना कि हम वापस भेजेंगे, हम बोरिया बिस्तर बंद करेंगे। और रही बात बांग्लादेश जाकर के वोट कराने की, तो ये भाजपा सरकार डबल इंजन हो, ट्रिपल इंजन हो, ये शेख हसीना को तो वहां भेज करके वोट करा नहीं पा रहे। वहां पर उनके ऊपर जो है उनका इंतजार कर रही है बांग्लादेश की जनता, उनको तो वापस नहीं भेज पा रहे। 2014 के बयान के हिसाब से बांग्लादेशियों को नहीं भेज पाए, हमने भेजे। अब ये तो आप भी जानती है ना मैडम, किस तरह की बातें करती है। जब कोई राजनीतिक शरणार्थी होता है उसके लिए नियम अलग होते हैं, और वो पद पर रहते हुए राजनीतिक शरण उन्होंने मांगा था। और इस तरह के तमाम मामले में दोनों मामलों को आप एक साथ कैसे जोड़ सकती हैं कि क्यों नहीं इनको वहां पर भेज दिया जा रहा है? मुझे लगता है कि कम से कम इस बांग्लादेशी घुसपैठिया और राजनीतिक शरणार्थी दोनों का जो फर्क है वो आपको कम से कम बताना चाहिए देश की जनता को। के शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक एक टिप्पणी सबके ले लेती हूँ। चित्रा जी मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा। बिल्कुल जायज बात है, उनके लिए नियम अलग है, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम अलग है, लेकिन घुसपैठियों के लिए नियम अलग होते हैं। और घुसपैठियों को क्यों नहीं पहुंचाना चाहिए? वारिस पठान जी, मियां अगर बांग्लादेश आपको जरूर ले लेना चाहिए। आपने मैं छोटा सा एक रिपोर्टर दे दूं, छोटा सा
मात्र कुछ अंतर होता है, सेकंड के लिए लेकिन बोल इस बात देता को हूँ। हाँ बोलिए कुछ बोलिए सेकंड के की शर्मा बात जी, कह रहा छोटा सा जवाब दीजिए, फिर वारिस पठान जी के पास आऊंगी। चित्रा जी, बोलिए। इसका उत्तर तो आपको, आपने जो बात अभी उठाई है उसका उत्तर तो आपको मुझसे ले लेना नहीं, चाहिए ना। मैं- आप बोल रहे हैं राजनीतिक मैं- मेहमान है, चित्रा जी, ठीक है, मैं चित्रा राजनीतिक जी- संबंध है, ठीक है, नहीं, एक मिनट, अवामी लीग के कार्यालय क्यों खुल रहे हैं दिल्ली और कलकत्ता में? राजनीतिक निर्माण नहीं मैडम, बांग्लादेश- राजनीतिक शरणार्थी जो होता है उसके लिए नियम अलग होते हैं, और इस हाँ, तो देश उनके ने अवामी- समय समय उनकी पर पार्टी अलग अलग के लोगों को, हमारे देश जिसमें में बहुत बिल्कुल बड़े ऐसे नाम हैं जिनसे हमारे बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं, उनको हमने राजनीतिक शरण दे रखी है। ये आप गलत इतना बात है। जानती हैं, आप ये भी घुसपैठियों जानती हो को कि एक देश के प्रधानमंत्री जिसने हिंदुस्तान में राजनीतिक शरण ली है, दोनों को, राष्ट्रपति को नहीं जोड़ा जा सकता मैडम, दोनों अलग अलग विषय हैं। लेकिन जल्दी से उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उस पर जल्दी से के शर्मा जी, फिर वारिस पठान जी के पास में जाऊंगी। बोले के शर्मा जी। है दिल्ली और कलकत्ता में अवामी लीग देखिए, के कार्यालय मैं चित्रा जी, अब महिमा जी, अब बंद कीजिए, कुछ नहीं होगा, आप गलत बोल चुकी हैं। अब प्लीज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप बहुत कानून जानती हैं ना, तो आप जाकर एक बार केस दायर कर दीजिए, आपको करना चाहिए। दूसरी बात, जहां तक रोहिंग्या और घुसपैठियों का प्रश्न है चित्रा जी, वो तो 4 रुपए कह रहे हैं, और यही कांग्रेस कहती है कि उनको रोजगार यहां दो, उनको खाना दो, उनको बसाओ। हम तो ये कहते हैं उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए, उसको देश से बाहर ही निकालना चाहिए। वो क्यों यहाँ के लोग रोजगार करेंगे, यहाँ के लोग पैसा कमाएंगे कि वो जो बांग्लादेशी घुसपैठी, अवैध घुसपैठी कमाए, उनको रोहिंग्या को लिया है क्या भारत? और तीसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एनआरसी के लिए कौन लड़ रहा है? इन रोहिंग्या और घुसपैठियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला कौन लड़ रहा है? ये सब कांग्रेस के ही तो हैं, कांग्रेस ने ही तो केस फाइल किए, कांग्रेस के ही, सॉरी, ये कांग्रेस के लोगों की ही तो वकील जो है वहां खड़े होकर इनका समर्थन कर रहे हैं। तो ये तो कहेंगे ही, इनको तो चाहिए कि भारत में घुसपैठियों भर दिया जाए ताकि इनका मुस्लिम वोट बैंक बन दिल्ली और कलकत्ता में, जाए। यही इनका काम है। कहने दीजिए, लेकिन ये तो सरकार मैं की इसलिए अच्छा कहना शक्ति चाहता हूं चाहिए ना तो कि घुसपैठियों को बाहर कर दें। अब मैं आ जाती हूँ बाकी, तो मैं नहीं फंसते हैं, बाकी लोगों की टिप्पणी ले लेते हैं। वारिस पठान जी, जो मियां यानी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, अगर उनको लेकर हेमंता विश्व शर्मा इस तरह का बयान दे रहे हैं तो आप अपने मुंह में मिट्ठू बनने क्यों चले आए? वारिस पठान जी, आप लोग क्यों मियां शब्द को अपने ऊपर ओन कर रहे हैं कि नहीं, इसके जरिए तो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं वो? देखिए चित्रा जी, हेमंत बिस्वा शर्मा का जो बयान है वो शर्मनाक है, वाहियात है और एकदम घटिया है। उन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया, ये आप भी जानते, हम भी जानते। एक राज्य के मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ ली है, उस संविधान की धज्जियां उड़ा रही, ये पूरी तरह से हेट स्पीच है, ये नफरत फैलाने वाला बयान है। और मैं तो अब तक ये सोच के स्तंभ हूँ कि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश क्यों है, कोई एक्शन क्यों नहीं ली जाती उनके ऊपर, क्यों सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास का बाजा बजाने वाले आज खुले तौर से बोल रहे मुसलमानों को हैरान करो, परेशान करो। अगर 5 रुपया होता है तो उसको 4 रुपया दो। किसके लिए बोल रहे थे 4 रुपया देने की बात? ये मुसलमानों के लिए ना। देखिए चित्रा जी, अपने देश में एक होड़ लगी है, ये जो काफी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है बीजेपी के, इनके बीच में होड़ है कि कौन बड़ा हिंदुओं का चैंपियन है। अब उसके लिए इनको क्या करना पड़ता है? मुसलमानों को गालियां। जितना जो ज्यादा मुसलमानों को गालियां बकता है वो सोचता है कि मैं हिंदुइज्म का चैंपियन हूं। इसलिए इस तरह के बकवास अनाप शराब बात करते हैं। हम तो चाहेंगे कि इनके खिलाफ FIR हो। और अगर सोचिए चित्रा जी, अगर इस तरह के अल्फाज किसी मुसलमान ने बोल दिया होता, जिसको एफर्टाइड बोलते हैं, FIR कौन करवाएगा? सभी कह रहे हैं हम चाहेंगे ऐसा हो, चाहने से नहीं होता ना, करवा दीजिए FIR। लेकिन वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को मियां कहकर संबोधित कर रहे हैं। वकार साहब, बांग्लादेशी को ऑटो रिक्शा का लाइसेंस दिया है क्या? बांग्लादेशी को जो ऑटो चलाता है उसको बिल्ला मिलता है, तो क्या बांग्लादेशी को दिया है क्या? अरे आप क्यों कवर फायर कर रहे हो उसकी बात का? बिल्कुल उन्होंने भारत के मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाई है। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक होती है, मियाँ मियाँ कट मुल्ला मियाँ, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके देश की जो सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं। ये डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है चित्रा जी, हर आए दिन यहाँ पर असंवैधानिक बातों को कवर फायर देने आप आ गए। बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहे मियाँ बोला। अरे क्यों बोला भाई? आपको मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है? हम थे जिन्होंने देश की आजादी में अपनी जानें गंवाई है और आज देश आजाद हुआ है और हम अपने आप को प्राउड भारतीय मुसलमान बोलते हैं। आप कहां थे जंगे आजादी में? RSS वाले, बीजेपी वाले तलवे चाट रहे थे, माफीनामे लिख रहे थे। चित्रा जी आपको पता है आज ही का दिन था, भारत के पिता महात्मा गांधी जी का कत्ल कर दिया गया था। ये वो RSS वाली खोपड़ी और नथुराम गोडसे जो देश का सबसे पहला आतंकवादी था, उसने आज ही के दिन किया था। आज ही वो दिन है।
शर्मा जी कब तक बचाओगे? और क्या मुसलमानों ने खराब किया आपके लिए बताइए। इस मर्तबा हेमंत बिस्वा शर्मा को जवाब मिल जाएगा कि भारतीय मुसलमान जो एक प्राउड है, देश के लिए कांधे से कांधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है, मगर होड़ है इनको भी मुसलमानों के वोट। अरे भाई आपको मुसलमानों को पहले टिकट तो दो। आज पहली मर्तबा बांग्लादेश की घुसपैठियों के साथ भारत का मुसलमान अपने आप को क्यों एसोसिएट कर रहा है? आप लोगों को खोलकर कहना चाहिए कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाओ, हम साथ में खड़े हैं। इस तरह के बयान क्यों नहीं आते हैं वारिस पठान जी आप लोगों के सामने की जुबान से? असम के जो मुसलमान हैं, क्या उनके संसाधनों पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा नहीं हो रहा है? मैं बता रहा हूं आपको, मुझे बोलना दो चित्रा जी, बोलने दो चित्रा जी। घुसपैठियों की बात आ रही है, मैं एक घुसपैठिए को जानता हूं जिसको आप भी जानते हैं, जिसको नरेंद्र मोदी ने अपने यहाँ रखा है दिल्ली के अंदर, बांग्लादेश की शेख हसीना। वो तो घुसपैठिया है, उसको रखा है, कब निकालेंगे उसको? और घुसपैठिया आ रहे हैं, इतने हजारों करोड़ों घुसपैठिए घुस गए तो क्या कर रहे थे बीजेपी? 12 साल से तो सत्ता में ये लोग हैं। हाँ, बॉर्डर के जितने स्टेट है उसमें तो इनका कब्जा है। तो कैसा घुसे, कितने घुसे, कितनों को अरेस्ट किया, कितनों पे केस चलाया, कितनों को भेजा? आंकड़ा है क्या इनके पास कोई? अरे घुसपैठिया सिर्फ बहाना है, मुसलमान निशाना है, टारगेट सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाओ। आए दिन मस्जिद में घुस के मारेंगे, मुल्ला मुसलमान, कट मुल्ला, पाकिस्तान भेज देंगे। अरे इस तरह की भाषाओं का प्रयोग करना, और नरेंद्र मोदी जुबान में मुंह दबा के बैठे। चित्रा जी बोलिए, आप इंटरव्यू लीजिए उनका कि आपके लोग इतनी मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, आप एक्शन क्यों नहीं लेते? अरे तो ऐसे मुसलमानों को तो पाकिस्तान भेज ही देना चाहिए ना, जो लाल किले के बाहर आकर धमाका करते हैं। वो भी तो देश के ही मुसलमान थे, MBBS पढ़ाई करके। क्या वहां पर बेकसूर लोगों ने उनका बिगाड़ के रखा था? ऐसे देश में तो कुछ लोग हैं ना, देश के गद्दार वारिस पठान जी, ऐसे देश में गद्दार हैं तो उनके खिलाफ भी बोला करिए खुलकर। देश के मुसलमान चाहे देश का हिंदू खुलकर बोले ना गद्दारों के खिलाफ, जो गद्दारी करते हैं, खाते देश का है, काम पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए करते हैं। ऐसे लोगों को लेकर जुबान क्यों सुलझाती है वारिस पठान साहब? वो भी तो भारतीय मुसलमान, भारतीय मुसलमान कहकर एडमिशन ले लिया होगा MBBS में, और उसके बाद भारत के लोगों की जान लेने के लिए लाल किले के सामने वहां पर धमाका किया जा रहा है। वो भी तो भारतीय मुसलमान था ना, वो कोई पाकिस्तान से आया मुसलमान नहीं था वारिस पठान जी। इस बात को समझना होगा। ऐसे कौन से लोग हैं जिनके दिमाग में इतना जहर भरा हुआ है? पाकिस्तान और बांग्लादेश के समर्थक लोग जो भारत के मुसलमान होने का दावा करते हैं लेकिन पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। वारिस पठान साहब, अरे आप मुझे बोलने दो चित्रा जी, आपका शो है, आप एंकर हो, मुझे बोलने दो। मैंने हमेशा से हर आतंकवादी का, हर आतंकवादी गतिविधियों में मुब्तला जो होता है उसका कंडेम किया है। कायदा कानून किसी को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। आतंकवादी आतंकवादी होता है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना ही चाहिए। मैं तो हमेशा बोला हूं, आप मेरे सारे स्टेटमेंट उठा के देख लो। लेकिन यहां पर जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों को पूरी तरह से गाली दी है, हैरान परेशान करने वाली बात की है, उसके बारे में कौन कंडेम किया? अरे मैं तो चाहता हूं कि भारतीय मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई कोई भी हो, अगर ऑटो वाला 10 रुपया मांगता है ना, उसको 11 रुपया दो, 11 रुपया, ये ले भाई पकड़। मोहब्बत फैलाओ, नफरत को खत्म करो शर्मा जी, वरना तुम देश को डुबा दोगे तुम्हारी इतनी गंदी विचारधारा से। आज आप मुसलमानों को इतनी गालियां बकवास। शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। रोहित अग्रवाल, अजीज खान, आमितोष पारिक भी हमारे साथ हैं, एक एक टिप्पणी उनके ले लेती हूं। और रोहित अग्रवाल जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, मतलब इस देश में हिंदू मुसलमान के आगे राजनीति नहीं हो सकती है क्या? हेमंता बिस्वा शर्मा को बताना चाहिए कि 10 सालों की बीजेपी की सरकार ने असम के लिए क्या किया है, तो आ गए मियां मियां बोलने के लिए। क्योंकि शर्मा जी, मैं आ रही हूँ, आप ही के सहयोगी दल के लोग हैं, उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ, बहुत देर से फ्रेम में ही केवल बने हुए हैं। रोहित अग्रवाल जी, बिना इसके राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती है क्या? देखिए, एक बात साफ है, मुसलमानों पे राजनीति कौन कर रहा है, मुसलमानों को वोट बैंक कौन समझ रहा है, मुसलमानों को चारा कौन समझ रहा है, ये साफ हो चुका है। और देश का मुसलमान, जो भारतीय मुसलमान है, वो पूरी तरीके से विकास के साथ और एनडीए के साथ चलना चाहता है, परंतु सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए ये लोग हर मुद्दे के अंदर मुसलमान को घुसेड़ देना चाहते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने साफ तौर पे बता दिया कि उसने घुसपैठियों के लिए बोला है, परंतु उसके बावजूद इन्होंने भारतीय मुसलमान को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो अभी हमसे पहले प्रवक्ता बोल रहे हैं वो हो, और चाहे कांग्रेस की प्रवक्ता हो। कांग्रेस के प्रवक्ता ने तो पहले ही कह दिया कि भाई मेरे पास अकल कम है। तो जब अकल कम है तो बहन जी दूर रहो इस मुद्दे से, फिर क्यों आ जाते हो यहां पे देश को गुमराह करने के लिए? देखिए, स्थितियां बिल्कुल साफ है कि आप पूरी तरीके से
देश को सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश करना चाहते हो। आपको देश के विकास से कोई लेना देना नहीं है, आपको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं, देश के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। आपने सिर्फ उनको वोट बैंक बना के रखा हुआ है। 70 सालों में उनका विकास नहीं कर पाए, उसके बाद आप कहते हो कि मुसलमान आज गुर्बत में क्यों हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर आपने लागू करी होती, पढ़ी होती, तो आपको समझ में आता। फिर आप कहते हो चित्रा जी की आप लोग को तो नेहरू से शुरुआत होती है। क्या करें, अगर 70 सालों में नेहरू जी से ही शुरुआत कर दी होती मुसलमानों के हक में बात करने की, तो कम से कम आज जो वो गुर्बत में है वो तो ना होते। आज सारी योजनाएं आप देश के अंदर देख लीजिए, जितनी योजनाएं सरकार के द्वारा दी गई हैं, कोई भी मतभेद मुझे बता दीजिए कि कोई भेदभाव हो रहा हो धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे। तो किस तरीके से आप ये प्रेजेंट करते हो कि हाँ साहब ये सरकार मुस्लिम विरोधी है या मुसलमान के अगेंस्ट बोल सकती है। जुबान से भेदभाव तो करते हैं ना रोहित अग्रवाल जी, इधर वाले लोग बताने की जरूरत नहीं है किस तरह के बयान दिए जाते हैं। ये सही बात है कि सरकारी योजनाएं जो है उसका लाभ सबको मिल रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, इस बात से मैं सहमत हो सकती हूँ रोहित अग्रवाल जी। लेकिन रह रहकर जिस तरह के बयान दिए जाते हैं, और मुझे नहीं लगता हेमंता विश्व शर्मा का एक कोई बयान बताइए जो असम के मुसलमानों के लिए अपना प्यार का इजहार उनकी ओर से किया गया हो। हमेशा वो इस तरह के बयान देते हैं जो एसोसिएट करता है असम के मुसलमानों को लेकर भी। मुसलमानों को गले लगाते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा के न जाने कितने वीडियो हैं चित्रा जी, और आपके चैनल पे चले हैं कि जब वो एयरपोर्ट से उतरे और वहां पे मुस्लिम उनके स्वागत में खड़े हुए थे और उसके बाद उन्होंने गले लगाया, उन्होंने प्यार से उनको हाथ बढ़ा के उनसे हाथ मिलाने का काम किया। परंतु विपक्ष को वो दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि विपक्ष की राजनीति को सूट करता है हेमंत बिस्वा शर्मा के बयानों को तोड़ मरोड़ के दिखाना। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी मुसलमान जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, और भाई कांग्रेस की तो प्रवक्ता ने हद कर दी जब उन्होंने बताया घुसपैठियों में सब 12 लाख हिंदू थे। अरे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, घुसपैठिया घुसपैठिया है बहन जी, घुसपैठिया 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 को घुसपैठिया रहने दीजिए, उसको हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम मत करिए। हमको बांग्लादेशी से मतलब है कि बांग्लादेशी अगर हिंदुस्तान में है तो उसको बाहर फेंकिए, वो किस धर्म का है, वो किस जाति का है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर 19 लाख के अंदर 12 लाख आपको हिंदू दिखाई पड़ रहे हैं तो इसका मतलब साफ तौर पे ये बात साफ है कि जो हिंदू नागरिकता मांगेगा उसको दिया जाएगा, मुसलमानों को बाहर किया जाएगा। ये किस लिए था? आप कह रहे हैं कि नहीं, अगर हिंदू वाला जाता है तो फिर उसको बाहर कर दिया जाए। ये सीए एनआरसी को लेकर जो हमने एक दौर देखा इस देश के भीतर, वो किस लिए देखा? इसीलिए देखा कि हिंदुओं को पनाह दी जाएगी और मुसलमानों को बाहर किया जाएगा। पर घुसपैठिया दोनों एक समान कैसे हो गए? रोहित जी जल्दी से एक लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए। अजीज खान और साथ ही मैं आमितोष पारिक जी के पास जाऊंगी। चित्रा जी शरण मांगना एक अलग चीज है, चित्रा जी शरण मांगना एक अलग चीज है, और जो भी शरण मांगेगा उसको शरण दी जाएगी। और यही कहीं ना कहीं धर्म भी हमारा सिखाता है, भारतीयता हमारी सिखाती है कि अगर कोई भी आपकी शरण में आना चाहता है, कोई गुर्बत में है, उसके देश के अंदर उसको गुर्बत में रखा जा रहा है, उसके देश के अंदर उसके साथ अत्याचार हो रहा है, उसकी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, और वो आपके देश से शरण मांगता है, तो ये तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपका फर्ज बनता है ना। इसमें सरकार अगर हमारी है और तो आप आज ये सवाल उठा रहे हैं, परंतु क्या अगर आपकी सरकार होगी तो आप शरणार्थियों को शरण नहीं देंगे क्या, अगर कोई शरण मांगता है तो? परंतु कोई घुसपैठिया है जो तार उठा के नीचे से आता है बॉर्डर के, उसको तो नहीं हम रख सकते ना। उसके लिए तो हम योजनाएं नहीं चलाते कि घुसपैठियों को हम आवाज दें, घुसपैठियों को जब आप बोलेंगे कि तार उठाकर आता है नीचे से, तो जो लोग वहां पर सिक्योरिटी में लगे हुए हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो जाएंगे ना कि तार उठाकर घुसपैठिया अंदर भीतर दाखिल कैसे हो सकते हैं? फिर तो कोई आतंकवादी भी तार उठाकर भीतर की तरफ दाखिल हो जाएगा। फिर तो उसी तरह मुंबई में हम सब ने देखा था किस तरह से आतंकवादी समुद्र के रास्ते आए थे। इस तरह की जब हम बातें करते तो एक बार झांक कर देख लें कि कमी हमारे अंदर खुद कितनी ज्यादा है। अजीज खान जी, अपने सीधे आपके पास आते हुए हेमंता विश्व शर्मा का पूरा बयान मैं यहाँ पर देख रही हूँ, अलग अलग समय में उन्होंने लिखा मैं अगर इन्हें मियाँ कहता हूँ तो दिक्कत क्या है। हम सभी जानते हैं बांग्लादेशी मियाँ आकर यहाँ पर रहते हैं, केवल मियाँ बांग्लादेशी भाषी मुस्लिम को एसआईआर से दिक्कत है, अवैध रूप से रह रहे मियाँ की लिस्ट बनाना हमारा एजेंडा है, मियाँ लोग हम आपको किडनी दे सकते हैं वोट। इस तरह के जितने भी बयान हैं मियाँ मियाँ शब्द को जोड़ते हुए, उनके तकरीबन सभी बयान तो बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए है। तो क्या दिक्कत हो गई अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों को मियाँ कहकर वो कह रहे हैं कि इनको खदेड़ने का काम हमारी सरकार में किया जाएगा? तो इसको क्यों भारत का मुसलमान अपने साथ जोड़कर देख रहा है, या आप लोग राजनीति इसको क्यों जोड़कर दिखाना चाहती है भारत के मुसलमानों के साथ? ये चित्रा जी मुझसे सवाल है क्या? अजीज खान जी, अजीज खान साहब आपसे ही सवाल है। देखिए सवाल, देखिए बहुत शानदार सवाल है।
और यही तो बताना है और ये देश को जानना है। ये बार बार ये जो नारा लगाते रहे पिछले 10 साल से कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, पता नहीं क्या क्या, लेकिन आपके देखिए करनी में और कथनी में कितना अंतर है। ये किस तरह नफरत की बात करते हैं, किस तरह जहर घोल रहे हैं समाज में। आप ये इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। अभी देखिए रोहित जी क्या कह रहे थे साहब, 12 लाख हिंदू भाइयों के लिए। इससे पहले ये सीएए लाए तो उनमें पता नहीं क्या क्या बातें करते थे। इसीलिए तो मैं कहता हूं इन सारे लोगों के लिए कि ये दिलों में आग, लबों पर गुलाब रखते हैं, ये अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं। ये इनका चेहरा खाने का और दिखाने का और है कुछ। सच ये है कि ये शासन सत्ता के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, इनके लिए सब एक जैसा है। कब कहां कैसे खाई खोदनी है, कैसे एक दूसरे के बीच में नफरत पैदा करनी है, ये मुझे लग रहा है इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। देखिए एक जो शख्स जो इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठा हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, संविधान की शपथ लिया हो और कहा हो साहब कोई पक्षपात और भय और कुछ कहीं किसी तरीके का हमारे द्वारा नहीं किया जाएगा संविधान पे। संविधान जो हमारा पवित्र ग्रंथ है। अरे तो वो भारत के मुसलमानों के लिए लिया था ना, वो बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए थोड़ी नहीं लिया था भय या पक्षपात। उस पर हाथ रख के कसम खाने के बाद कह रहे हैं कि साहब रिक्शा वाला जो बेचारा मजदूर है उसका शोषण करो, 5 रुपया मांगे तो 4 रुपया दो। अब आप बताइए इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? एक प्रदेश का राजा, एक प्रदेश का मुखिया अगर इस तरीके की वार्ता करता है, वो गरीबों की क्या मदद करेगा, असहायों की क्या मदद करेगा? सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है। और इस तरह जो जिसकी सोच होगी गरीबों के लिए, यकीन मानिए वो हकदार नहीं है प्रदेश का मुखिया बनने के लिए। कैसे? मैं एक बात बताऊं, पारिक जी, ये रिक्शे वाला बयान तो यकीनन गलत है कि 5 रुपया मांगे तो 4 रुपया दो। अब उसमें कैसे लकीर आप खींचिएगा कि कौन सा हिंदुस्तान का मुसलमान है, कौन सा बांग्लादेशी है? चित्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सारे सेक्युलर लोगों को मैंने आपके माध्यम से सुन लिया। सेक्युलर क्यों मैं उनको कहता हूं, मैं सेक्युलर इसलिए कहता हूं कि रोहिंग्या के लिए आगे आना है तो ये आ जाएंगे, इन्फिल्ट्रेशन को राइट दिलाने ये आगे आ जाएंगे, बांग्लादेशियों के लिए लड़ना ये आगे आ जाएंगे, इनको शेल्टर दिलाने ये आगे आ जाएंगे, एसआईआर का विरोध करना ये आगे आ जाएंगे, सीएनआरसी का विरोध करना ये आ जाएंगे, प्रताड़ित जिनोसाइडल हिंदूज को पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत की नागरिकता देनी चाहिए तो ये उसका विरोध करने आ जाएंगे, शर्जिल इमाम की बात को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहने वाले ये आगे आ जाएंगे। अब आप देखिए सेक्युलर तो ये हो चुके हैं, लेकिन आपने कहा कि इसको बांटने की राजनीति कौन कर रहा है। अभी वारिस पठान जी आपके माध्यम से कह रहे थे कितनी हेट की बात कर दी भैया इनने। कुछ दिनों पहले ही मुसलमान जब ये एमआईएम के अंदर में आए थे, मुमरा को हरा पोतने की बात ये करते हैं, हेट स्पीच के नारे ये देते हैं, रिट्रीट 15 मिनट का ये करते हैं। इन्हीं की पार्टी के लोग जो है वो बोलते हैं कि हम जगह नहीं छोड़ेंगे भागने के लिए। इन्हीं की पार्टी के लोग जो है कहते हैं कि हम हरा पोत देंगे। इन्हीं की पार्टी, वारिस पठान ने कहा था ना मेरे सर पे गोली रख दो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। इन्हीं की पार्टी के लोग हैं जो लगातार तरीके से इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। अब मैं आता हूं तीसरी बात पे, मियां मुस्लिम क्या है। आपने कहा ना, मैं एक चीज कहता हूं, लोग किसी को नहीं पता मियां मुस्लिम क्या है। देखिए एक स्टेटमेंट है असम सीएम का, हेमंत बिस्वा शर्मा सेज आई एम डेडिकेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ ऑल, मतलब इंक्लूडिंग असमीज मुस्लिम, नॉट सीकिंग वोट्स फ्रॉम मियां मुस्लिम। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, एज ए प्रिलिमिनरी स्टेप वी हैव इनिशिएटेड एफर्ट्स टू एनहांस द लिविंग कंडीशंस ऑफ द इंडिजिनियस असमीज मुस्लिम्स। मतलब साफ तौर से दर्शाता है कि किस तरह से अपने राजनीतिकरण और तुष्टिकरण के लिए एक जेनोसाइडल टेंडेंसीज को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने मियां मुस्लिम को वापिस से उन मुसलमान के साथ इकट्ठा कर दिया जो असम में हेमंत बिस्वा एनहेंस करने की बात करते हैं। अब बात है, गुवाहाटी हाईकोर्ट कहता है इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, इसको खत्म करना चाहिए, लेकिन उसके लिए चुप हो जाते हैं। 2005 में सुप्रीम कोर्ट कहता है तभी चुप हो जाते हैं। पुशबैक पॉलिसी को विरोध करने ये चले जाते हैं। कौन विरोध कर रहा है? उदित राज जो कहता है सनातन इज नथिंग, कौन विरोध कर रहा है? सीपीएम जो लगातार तरीके से अभी भारत के विरुद्ध खड़ा होता है, कौन विरोध कर रहा है? प्रियंका खड़गे कौन विरोध कर रहा है? कांग्रेस सरकार कौन विरोध कर रहा है? द वायर जो शर्जिल इमाम की स्पीच को कहता है कि इट्स अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मुझे लगता है इस देश को साफ पता चल गया है कि कौन भारत के साथ खड़ा है, कौन भारत के विरोधी खड़ा है, कौन मियां मुस्लिम के साथ खड़ा है और कौन असम मुस्लिम के साथ खड़ा है। इसलिए आखिरी बात कहता हूं चित्रा जी कि मियां की दौड़ मस्जिद तक नहीं, मियां की दौड़ बांग्लादेश के बाहर तक की है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सभी का हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर
असम में अब चूंकि विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कुछ समय के बाद हो जाएगी, तो वहां पर हिंदू मुसलमान के नाम की सियासत आगे बढ़ी है। घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा है, घुसपैठियों को यकीनन बाहर किया जाना चाहिए, लेकिन हिंदू मुसलमान की सियासत के बगैर अगर सियासतदान विकास की राजनीति करेंगे तो शायद वो उस प्रदेश के लिए और वहां की जनता के लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन कितना बड़ा मुद्दा ये मियां और घुसपैठिया बनेगा असम की जनता के बीच में, इसके बारे में हर एक जानकारी, खबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।